जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखने का प्रयास करेंगे कि मौर्योत्तर या कहें कि मौर्यों के बाद के जो भारत है वहाँ पर जो विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण करते हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। यह हमारे प्राचीन भारत के इतिहास सीरीज नंबर 59 है और मौर्योत्तर या कहें कि मौर्यों के बाद की भारत पर पार्ट नंबर 3 है। 2 पार्ट किए हैं, वो अलग टॉपिक ऊपर थे, लेकिन ये हमारा कंप्लीटली रहेगा कि जैसे कि विदेशी आक्रमण की हम बात करें, विदेशी आक्रमण की बात करें कि मौर्यों के बाद में या कहें कि मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण 4 प्रमुख आक्रमण होते हैं, जिनके अंदर पहला होता है हिंद यवन आक्रमण। फिर दूसरा होता है शकों आक्रमण। फिर भारत पर आक्रमण तीसरा होता है पार्थियाई आक्रमण। फिर चौथे नंबर पर होता है कुषाणों का आक्रमण। ये सभी विदेशी है, लेकिन ये भारत पर आक्रमण करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हिंद यवन आक्रमण, क्योंकि ये एक टॉपिक ही बहुत बड़ा है, तो आज हम इसके ऊपर देखेंगे हिंद यवन आक्रमण कि किस प्रकार हिंद यवन जो भारत पर आक्रमण करते हैं। फिर इन जो आक्रमण करते हैं, आक्रमण करने के बाद में इन आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है और भारत से इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हिंद यवन आक्रमण को इंडो ग्रीक आक्रमण कहा जाता है, क्योंकि इंडो ग्रीक आक्रमण इसलिए कि हिंद को हम इंडो कह सकते हैं और यवन को ग्रीक कह सकते हैं, इसलिए हिंद यवन आक्रमण को इंडो ग्रीक आक्रमण भी कहा जाता है। तो इसके अंदर जो ये हिंद यवन जो आक्रमण करता थे या कहें कि जो यूनानी थे जो आक्रमण करता थे भारत पर, तो ये बैक्टीरिया के थे। ये जो लोग थे ये बैक्टीरिया के थे। बैक्टीरिया जो कि आज का जो आज का अफगानिस्तान है, इस अफगानिस्तान में जो ये किया बैक्टीरिया हुआ करता था। यहीं से जो ये यवन है, ये यवन जो कि भारत पर ये आक्रमण करते हैं। तो अब ये जो यवन आक्रांता थे, इनके अंदर जो सबसे पहला यवन आक्रांता जिसने भारत पर आक्रमण किया वो था डेमोट्रियस प्रथम यूनानी आक्रांता था, जिसने प्रथम यवन आक्रांता था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। इनके बाद में कि जो डेमेट्रियस की जो शासन, डेमेट्रियस का जो कहें कि जो स्थान बैक्टीरिया, यहाँ पर विद्रोह हो जाता है। विद्रोह करने वाला या कहें कि विद्रोह का नेतृत्व करने वाला जो कि वहाँ का यूके ट्राइडस नेतृत्व करने वाला होता है। इस यूके ट्राइडस के नेतृत्व में जो डेमोट्रियस के खिलाफ विद्रोह हो जाता है, जिसके कारण इस डेमोट्रियस को हटाकर यूके ट्रियस जो कि वहाँ का शासक बन जाता है। अब जो डेमोट्रियस और यूके ट्राइटस ये दोनों ही शासक भारत पर आक्रमण करते हैं अलग अलग टाइम पीरियड पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि यवन या कहें कि हिंद यवन भारत पर 2 शाखाओं के रूप में आक्रमण करते हैं। वो शाखा होती है, जब हम देखें कि पहली शाखा होती है जिसका नाम है डेमट्रियस वंश, और जो दूसरी शाखा होती है वह है यूके ट्राइटस वंश। अब ये देखो कि जो पहला शासक जिसका नाम है डेमोट्रियस, पहला शासक होता है जिसका नाम डेमोट्रियस। तो डेमोट्रियस है, इस डेमोट्रियस ने भारत के अंदर एक राजवंश की स्थापना करता है जिसका नाम है डेमोट्रियस वंश। अपने नाम पर ही डेमोट्रियस भारत के अंदर एक राजवंश की स्थापना करता है जिसका नाम है डेमोट्रियस राजवंश की स्थापना करता है भारत के अंदर डेमोट्रियस। अब जो ये डेमोट्रियस भारत के अंदर डेमोट्रियस राजवंश की स्थापना करता है, तो इसकी राजधानी ये बनाता है राजधानी साकल। इस साकल को स्थल कोट के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के अंदर इन्होंने ये राजधानी बनाता है। साथ ही जो ये डेमोट्रियस है,
जो डेमोट्रियस है, इस डेमोट्रियस का जो शासन क्षेत्र था, ये शासन क्षेत्र जो भारत के अंदर जो झेलम नदी है, झेलम नदी से लेकर जो यमुना नदी है, इस क्षेत्र में इसका शासन क्षेत्र था डेमोट्रियस का। डेमोट्रियस का शासन क्षेत्र झेलम नदी से लेकर, झेलम नदी है ना, झेलम नदी से लेकर जो भारत के मध्य यमुना नदी है, इस यमुना नदी तक हुआ करता था, या हम ये कह सकते हैं कि झेलम नदी पश्चिमी सीमा थी और यमुना नदी इसकी पूर्वी सीमा हुआ करती थी। अब इनके अंदर ये तो हमने पहली शाखा देखी, और जो है ना, इसके अंदर जो पहली शाखा है जिसका नाम है डेमोट्रियस, इस डेमोट्रियस के अंदर जो सबसे प्रतापी या कहेंगे सबसे शक्तिशाली, जो सबसे प्रतापी शासक होता है, उस शासक का नाम है मिनाडर। डेमोट्रियस वंश के अंदर जो सबसे शक्तिशाली शासक होता है उसका नाम है मिनाडर। अब ये मिनाडर है जो कि सबसे, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है। अब इसका जो अन्य नाम है, मिनाडर का अन्य नाम है वो मिलिंद है। मिनाडर का अन्य नाम है, जैसे कि भारत के जो बौद्ध साहित्य हैं, बौद्ध साहित्यों के अंदर मिनाडर को मिलिंद कहा गया, मिनाडर को मिलिंद कहा गया बौद्ध साहित्यों में। अब जो मिनाडर है या कहें कि मिलिंद है, इस मिलिंद का जन्म स्थान है कालासी ग्राम जो कि सिकंदरिया, कालासी ग्राम में मिलिंद का जन्म हुआ था। और एक कालासी ग्राम जो कि सिकंदरिया में है, सिकंदरिया वर्तमान जो काबुल है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, इस काबुल में इनका जन्म हुआ था। साथ ही जो मिनाडर है या कहें कि मिलिंद है, इस मिलिंद ने अपनी जो राजधानी है, ये राजधानी इन्होंने साकल या इस यालकोट को बनाया था, और जो ये इनकी राजधानी साकल थी, ये व्यापार और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थी। उस समय व्यापार और शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध मानी जाती थी। इसी के साथ साथ जो मिलिंद है, इस मिलिंद का हमको एक अभिलेख भी मिलता है, अभिलेख रेह नामक स्थान पर मिलता है। ये रेह जो कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर नामक स्थान से हमको इनका अभिलेख रेह मिलता है। इसी के साथ साथ जो मिलिंद है, ये मिलिंद बौद्ध धर्म को अपनाता है। मिलिंद विदेशी शासक था, लेकिन फिर भी ये मिलिंद बौद्ध धर्म को अपनाता है ना, बौद्ध धर्म को अपनाता है। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। इस मिलिंद पन्हो में हमको इस शासक मिलिंद और नागसेन है ना, जो कि बहुत भिक्षु होता है, मिलिंद और नागसेन के बारे में वाद विवाद होता है, जिसकी जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो से मिलती है। इसी के साथ जो ये मिलिंद है, मिलिंद नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है, इसी के साथ साथ ये मिलिंद जो कि बौद्ध धर्म अनेक शाखाओं में बटा हुआ था, जैसे हीनयान, महायान। तो ये मिलिंद है बौद्ध शाखा की हीनयान शाखा का पालन करने वाला था, या कहें कि हीनयान शाखा को ये मानने वाला था। इनके बाद में जो दूसरी जो शाखा होती है ना, जिसका नाम है यूके ट्राइटस ने जो डेमीट्रियस है, इस डेमीट्रियस को हराकर अपने एक वंश की स्थापना भारत में करता है, जिसका नाम है यूके ट्राइटस। अब यूके ट्राइटस की स्थापना भारत में करता है। अब इसने जो अपने राजधानी तक्षशिला बनाई, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में देखने को मिलती है ना। राजधानी इन्होंने तक्षशिला, यहाँ पर इसने अपनी राजधानी बनाई। इसी के साथ जो यूके ट्राइटस वंश के अंदर जो सबसे शक्तिशाली शासक होता है उसका नाम है एनी टयाल किट्स, जो कि यूके ट्राइटस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है। अब ये शासक होता है, इस शासक ने जो शुंग वंश का शासक होता है, जिसका नाम है भागभद्र के दरबार में ये अपना एक राजदूत भेजता है, जिसका नाम है हीलियोडोरस एक राजदूत भेजता है
भाग जो कि शुंग वंश का राजा था, इसके दरबार में भेजता है। अब ये जो हीलियोडोरस है, ये हीलियोडोरस उस समय इनकी राजधानी विदिशा में आता है। विदिशा में आने के बाद में ये सबसे पहले जो वासुदेव की पूजा करता है, वासुदेव की पूजा करने के बाद में वहाँ पर वो गरुड़ स्तंभ की स्थापना भी ये करता है। साथ ही इस वंश का जो अंतिम शासक होता है वह है हरियश। अब जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आखिर जो हिंद यवन का जो उत्तर पश्चिम भारत से जो कि आक्रमण हुआ हिंद यवनों का, तो इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इनसे भारत पर प्रभाव देखने को मिलता है कि मुद्राओं के अंदर जैसे कि भारत के अंदर जो मुद्राएं बनाई जाती थी वो अलग प्रकार की थी, लेकिन जैसे ही हिंद यवन आक्रांता भारत पर आक्रमण करते हैं तो जो भारत की जो मुद्राएं हैं इनकी ढलाई में यवनों की तरह ही ढाली जाने लगती है। इसी के साथ साथ जो भारत की जो कला है, इस कला में भी यवनों का प्रभाव देखने को मिलता है। इसी के साथ भारत के अंदर पहले ठप्पेदार मोहरें नहीं थी, लेकिन जो ये ग्रीक शासक या कहें यवन शासक आते हैं तो इनके आने के बाद में जो कि ठप्पेदार या कहें कि मोहर विधि का प्रचलन इन्हीं के समय देखने को मिलता है। भारत के अंदर मोहर विधि का प्रचलन इन्हीं के समय हमको देखने को मिलता है। इसी के साथ पहली बार हमको जो सोने की मुद्राएं भारत के अंदर देखने को मिलती है। सोने की मुद्राएं भारत के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही इन मुद्राओं पर लेखन भी किया जाता है, राजाओं के नाम है ना, कब चलाई गई, इनके बारे में लेखन हमको पहली बार यहीं देखने को मिलता है। इसी के साथ इसी समय में हमको ऐसी मुद्राएं देखने को मिलती है जिसकी एक तरफ राजा का चित्र और एक तरफ शासक का चित्र देखने को मिलता है। इससे पहले ये नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये इंडो ग्रीक शासक भारत पर आक्रमण करते हैं, इनके आक्रमण से ये प्रभाव हुआ कि ये शासक भी अपने जो मुद्राएं थी जिस पर एक तरफ राजा की और एक तरफ उनके देवताओं की चित्रित अंकित करते थे, इनके बाद में भारत के अंदर भी मुद्राओं पर एक तरफ तो राजा की और एक तरफ शासक की मुद्राओं पर चित्र अंकित किए जाने लगे। इसी के साथ कला के अंदर देखें तो जो इंडो ग्रीक शासक थे जो भारत पर आक्रमण किए, इनसे भारतीय कला बहुत प्रभावित हुई। इनके अंदर एक नई कला शैली जिसका नाम है कलावी, इस कलावी कला शैली को होलोनिसिटक भी कहा जाता है। एक नवीन प्रकार की कला शैली का जन्म भारत के अंदर हुआ। आगे चलकर यही कलावी कला आगे चलकर धीरे धीरे गंधार शैली के अंदर परिवर्तित हो जाती है, या कहें कि जो कि कलावी जो शैली उत्पन्न हुई थी इनके समय, ये आगे चलकर गंधार शैली में परिवर्तित हो जाती है। इसी के साथ दर्शन की बात करें तो भारत का दर्शन बड़ा जटिल है। इसी के साथ ये बहुत बड़ा है। तो जो यवनों को भारतीय दर्शन प्रभावित करने में करा, जिसके कारण क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि जो भारतीय दर्शन का जो यूनानी जो शासक है ये ऋणी रहे। कैसे कि यूनान के अंदर जो कि पाइथागोरस है, यूनान के अंदर एक पाइथागोरस हुआ। ये पाइथागोरस जो कि यूनान के अंदर पूर्व जन्म सिद्धांत का प्रतिपादक करने वाला होता है। यानी कि यूनान के अंदर एक पाइथागोरस नामक विद्वान होता है। ये पाइथागोरस यूनान के अंदर पूर्व जन्म सिद्धांत प्रतिपादित करता है। लेकिन जो ये पाइथागोरस ये पूर्व जन्म का सिद्धांत भारत से ही सीखता है। भारत से सीखकर ये पाइथागोरस यूनान के लोगों के लिए पूर्व जन्म का सिद्धांत देता है। तो इसमें हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि यूनान इसे दर्शन से संबंधित भारत का ऋणी है। इसी के साथ जो भारत के जो कि यूनान के जो शासक थे, उन यूनान के शासकों ने भारत के धर्म अपनाए। इसी के साथ जैसे कि राजदूत था यूनान का जिसका नाम हीलियोडोरस है। इसी के साथ राजा था जिसका नाम है मिनाडर है। इन दोनों ने भारतीय धर्म अपनाया था, या कहें कि इन्होंने भारतीय जो कि दर्शन का इनके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ा। इसी के साथ ज्योतिष विज्ञान के अंदर देखें तो यूनानी ज्योतिष विज्ञान में भारत की तुलना में कहीं आगे थे, जिस कारण जो कि ज्योतिष विज्ञान में भारतीय जो ज्योतिषियों ने यूनानियों
कि ज्योतिष विज्ञान का कहें यूनानियों से कुछ सीखा। जैसे कि गार्गी संहिता है, भारत के अंदर जो गार्गी संहिता है, गार्गी संहिता में हमको देखने को मिलता है, इसमें कहा गया है कि भारतीय ज्योतिष विज्ञान में यूनानियों के ऋणी है। किस प्रकार? क्योंकि यूनानियों से जो भारतीय ज्योतिष है, इन्होंने सप्ताहों के दिन जाने, सप्ताहों को 7 दिनों में बांटे। इसी के साथ जो ग्रहों के नाम है, भारतीय जो दर्शन में जो ग्रहों के नाम है ना, जो ग्रहों के नाम है ज्योतिष विज्ञान में ग्रहों के नाम है, भारतीय ज्योतिषियों ने जो कि ग्रहों के नाम यूनानियों के अनुसार यानी कि यूनानियों से सीखा। इसी के साथ जो नक्षत्र को देखकर भविष्य जो बताते हैं, वो भी भारतीयों ने यूनानियों से सीखा। साथ ही हाथ को देखकर जो भविष्य बताते हैं, ये भी जो कि भारतीयों ने यूनानियों से सीखा। इसलिए हमारे इतिहासकार कहते हैं कि ज्योतिष विज्ञान में भारत यूनानियों का ऋणी है, ऋणी है, क्योंकि भारत ने ज्योतिष विज्ञान में यूनानियों से बहुत कुछ सीखा है। इसी के साथ जो दर्शन है, दर्शन के अंदर यूनानियों को भारत का ऋणी कहते हैं, क्योंकि यूनानी भारत से बहुत कुछ दर्शन के बारे में सीखे हैं। इसी के साथ देखें कि चिकित्सा विज्ञान के अंदर हम देखें तो चिकित्सा विज्ञान के अंदर समानता देखने को मिलती है, क्योंकि जो कि यूनानी जो चिकित्सक है, जिसका नाम है हिप्पोक्रेटिस, जो कि यूनानी एक चिकित्सक है। हिप्पोक्रेटिस एक यूनानी चिकित्सक है। साथ ही जो भारतीय चिकित्सक है, जिसका नाम है चरक है, जिसने चरक संहिता लिखी है, हिप्पोक्रेटिस और भारतीय चिकित्सक चरक, इन दोनों के अंदर चिकित्सा पद्धति में समानता देखने को मिलती है। इसलिए हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चिकित्सा पद्धति में उस समय भारत और जो कि ये यूनानी थे, इनके अंदर कहीं समरूपता या कहीं एक दूसरे के आदान प्रदान किया हो। साथ ही जो कि पर्दा प्रथा, तो इसी समय भारत के अंदर जो पर्दा प्रथा देखने को मिलती है। कैसे? क्योंकि जब संस्कृत जो नाट्योत्तर होते हैं, जिसके अंदर पर्दा प्रथा को पट्टाक्षेप कहा गया। इसे पट्टाक्षेप को जो कि यूनानी साहित्य है, यूनानी साहित्यों में यवनिका कहा गया। ऐसा माना जाता है कि पर्दा प्रथा कि एक नाटक या कहें कि जो संस्कृतीय जो नाटक होते थे, इन्हीं से कहीं ना कहीं पर्दा प्रथा का जन्म हुआ। क्योंकि जैसे कि नाटक किया जाता है, नाटक करने वाला एक मंच होता है, मंच के सामने प्रजा बैठी होती है, और यहाँ पर नाटक करने वाले होते हैं। लेकिन जो कि मंच के पीछे एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर नाटक करने वाले लोग वस्त्र चेंज करते हैं या कहें कि आभूषण पहनते हैं, है ना, जो कि एक बंद रूप से होते हैं और इसके सामने पर्दा लगा होता है। यानी कि इस क्षेत्र को यहाँ पर एक पर्दा लगा हुआ होता है, यहाँ पर तो जो कि नाटक दिखाने वाले होते हैं, लेकिन इस पर्दे के पीछे अपने वस्त्र जो कि नाटक करने वाले लोग वस्त्र पहनते हैं, है ना, इसी के साथ आभूषण पहनते हैं। तो जो ये पर्दा है, इस पर्दा को उस समय पट्टाक्षेप कहा गया। इसी पर्दा की देखरेख, इसी पर्दा से धीरे धीरे भारत में पर्दा प्रथा प्रचलित हुई, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया। शायद आपको ये कुछ नाम बहुत कठिन लगे होंगे, और ये रियल में कठिन भी है, इनको हर कोई याद नहीं कर सकता है। लेकिन यदि आपको याद करना है तो इसको करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये जो कि छोटी मोटी एग्जामों में तो इनको नहीं पूछा जाता, लेकिन जो हाई लेवल की एग्जाम है उनके अंदर खासकर जो कि इंडो ग्रीक जो यवन आक्रमण हुए, इनसे भारत पर क्या प्रभाव पड़े, इनको वहाँ पर बार बार देखने को मिलता है। तो हमने इनको बारीकी से देखने का प्रयास किया। इसलिए आपको लग सकता है कि ये कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको याद नहीं होंगे, लेकिन यदि आप याद करना चाहोगे तो ये जरूर होंगे। हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम आपको जो कि बारीक से बारीक तक की जानकारी, बहुत नीचे लेवल की जानकारी आप तक पहुंचा सके, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। इसी उद्देश्य के साथ हम हमारी सीरीज जो कि प्राचीन भारत की तैयारी सीरीज है, इसको कंप्लीट करेंगे। आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। यदि शायद आप यहाँ तक इसको देखें तो शायद आपको ये पसंद आया होगा, हमारा तरीका पसंद आया होगा। तो आप बता सकते हैं कि कौन सी कमियां हैं जिनको हम सुधार सकें। साथ ही जो आप दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, जैसे कि लाइक वगैरह तो दे देना। फिर मिलते हैं। जय हिंद।